गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी. इफ़ यू हैव बीन लाइकिंग अवर वीडियोस फॉर अ वाइल, सो काइंडली प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए. एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन so that you get updated whenever we upload the new videos. So the audio video is working fine over here. So let's start the session now. It is related to principles of lending and working capital assessment. देखिए लैंडिंग जो है वो बैंकिंग का मेन पार्ट है, यानी कि बैंक जो है वो डिपॉजिट लेता है एंड फर्दर आगे जो लैंडिंग है वो कर देता है. एंड लैंडिंग जो होती है, ये जो एक्सपोजर होता है ये दो तरह का होता है. वन इट इज अ फंड बेस्ड एक्सपोजर एंड द अदर वन इट इज अ नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर. फंड बेस्ड एक्सपोजर वो एक्सपोजर रहता है जिसमें डायरेक्टली आउटले ऑफ फंड्स है, जिसमें डायरेक्टली आउटले ऑफ फंड्स है. यानी कि जैसे टर्म लोन दिया गया, सीसी लिमिट दी गई, तो उसके केस में क्या है कि यहां पर डायरेक्टली यहां पर फंड्स जो है वो यहां पर दिए जाते हैं, डिसबर्स किए जाते हैं. तो ये बेसिकली क्या हो गया, फंड बेस्ड हो गया. जैसे कि टर्म लोन हो गया, सीसी लिमिट हो गया, ओवरड्राफ्ट लिमिट हो गई, ये क्या हो गए आपके फंड बेस्ड एक्सपोजर हो गए. एंड फर्दर जब मैं नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर की बात करता हूं तो जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक गारंटी हो गया, को एक्सेप्टेंसीज होगी. अब इन केसेस में आप देखिए आपके पास से, बैंक के पास से एकदम से पैसा नहीं जाता, एकदम से बैंक के पास से पैसा नहीं जाता है. एंड फर्दर ये फ्यूचर लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. यानी कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर बैंक ने पर्सन ए के बिहाफ पर गारंटी दी बी को, ठीक है, क्या गारंटी दी गई कि ए पर्सन जो है वो इन टाइम यहां पर इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा. अगर यहां पर ए इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेगा, सिर्फ उस केस में बैंक को पैसा पे करना पड़ेगा टू द पर्सन बी ओवर हियर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एकदम से बैंक के पास से पैसा नहीं जाता है, बैंक को यहां पर डिपेंड करना पड़ता है कंटिजेंट इवेंट के ऊपर, यानी कि फ्यूचर लायबिलिटी रहती है. दैट इज सेड टू बी व्हाट टाइप ऑफ लायबिलिटी, ये कौन सी एक्सपोजर होता है? दोज आर ऑल कवर्ड अंडर द नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर्स. ठीक है, तो लोन की जब बात करते हैं तो एक तो फंड बेस्ड लोन होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन फंड बेस्ड लोन, जिसमें बैंक गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ये सब चीजें इसमें शामिल रहती हैं. ओके, तो इन सभी के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू द बैंक गारंटी. इट इज रिलेटेड टू द बैंक गारंटी. तो ये जो बैंक गारंटी होती है इट इज बेस्ड अपॉन द लीगल कंसेप्ट ऑफ गारंटी. तो श्योरिटीशिप के ऊपर बेस्ड है. एंड जहां पर जो बैंक है वो यहां पर कस्टमर की बिहाफ पर गारंटी देता है. इफ यू कैन लुक एट द पिक्चर ओवर हियर, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर देखिए XYZ बैंक एंड ABC बैंक के बीच में एक सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल को लेकर के आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट है. XYZ लिमिटेड के बीच में एंड ABC लिमिटेड के बीच में सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स को लेकर के आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट है. एंड फर्दर यहां पर ABC को यहां पर भरोसा नहीं है XYZ के ऊपर कि वो अगर डिलीवर कर भी देगा गुड्स को तो उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड को कहता है कि मुझे बैंक की गारंटी चाहिए. अब XYZ लिमिटेड जो है वो बैंक के पास गया, उसने बोला कि यहां पर गारंटी देनी है एंड यहां पर उसने बैंक जो है वो क्रेडिट अप्रेजल करेगा. प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल यहां पर कस्टमर का किया जाएगा एंड फर्दर उसके बेस पर यहां पर गारंटी जो है वो यहां पर दी जाएगी. एंड अब यहां पर जो गारंटी दी जा रही है वो बेसिकली दी जा रही है कि इन केस अगर पैसा ना पे किया गया तो ये जो गारंटी कहलाती है दैट इज सेड टू बी व्हाट टाइप ऑफ गारंटी? दिस इज सेड टू बी फाइनेंशियल गारंटी. दिस इज सेड टू बी फाइनेंशियल गारंटी. ठीक है, तो यहां पर बैंक जो है वो गारंटी दे देगा टू द ABC लिमिटेड कि यहां पर XYZ लिमिटेड पैसा देगा, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं. एंड साथ ही साथ ये अंडरटेकिंग भी ली जाएगी बैंक के द्वारा कि इन केस अगर XYZ लिमिटेड अगर पैसे नहीं देता तो मैं यहां पर पैसे दूंगा. तो यहां पर जिस पर्सन को गारंटी दी जा रही है दैट वुड बी द बेनिफिशियरी. एंड फर्दर जिसके बिहाफ पर गारंटी दी जा रही है दैट इज द एप्लीकेंट एंड जिसको डेप्टर कहते हैं. एंड फर्दर जो यहां पर बैंक गारंटर है दैट विल बी सेड टू बी द श्योरिटी. उसको क्या कहा जाता है? श्योरिटी कहा जाता है. तो तीन पार्टीज रहती हैं. वन इट इज अ बेनिफिशियरी जिसको गारंटी दी जा रही है, अदर वन इट इज द एप्लीकेंट यानी कि जो डेप्टर है जिसने यहां पर अप्लाई किया था गारंटी के लिए, एंड थर्ड वन इट इज द श्योरिटी इटसेल्फ जिसने गारंटी देनी है. इज इट क्लियर? अब गारंटी की क्या क्या टाइप्स होती हैं उनको एक बार देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ गारंटीज को देख लेते हैं. तो तीन तरह की गारंटीज हमारे पास रहती हैं. वन इट इज अ परफॉर्मेंस गारंटी. परफॉर्मेंस गारंटी वो गारंटी रहती है जहां पर परफॉर्मेंस से रिलेटेड गारंटी दी जाए. जहां पर परफॉर्मेंस से रिलेटेड गारंटी दी जाए. मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है यहां पर एंड फर्दर इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है XYZ लिमिटेड के साथ. यहां पर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर हुआ है XYZ लिमिटेड के साथ. एंड फर्दर इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि C1 ने एक बिल्डिंग बना करके देनी थी XYZ को.
C1 ने एक बिल्डिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने एक बिल्डिंग बना करके देनी थी XYZ को, बट XYZ इज नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पर इसको इसी परफॉर्मेंस के ऊपर शक है, क्योंकि C1 ने कहा था कि वो 3 साल के बीच बीच में ये बिल्डिंग बना करके देगा, ये मटेरियल यूज करेगा, ये वो सब उसने अंडरटेकिंग्स यहां पर ली थी। तो यहां पर XYZ C1 को कहता है कि गारंटी चाहिए, तो यहां पर C1 बैंक के पास जाएगा, गारंटी के लिए अप्लाई करेगा, एंड बैंक जो है वो यहां पर किस चीज की गारंटी दे रहा है, पैसे के रिलेटेड गारंटी नहीं दे रहा है। XYZ जो है, जो बैंक है यहां पर XYZ को यानी कि बेनिफिशियरी को इस चीज की गारंटी दे रहा है कि ये जो इसने परफॉर्मेंस के लिए वादे किए हैं ये उनको फुलफिल करेगा। अगर ये उनको फुलफिल नहीं करेगा तो मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। इसके रिलेटेड ये गारंटी XYZ को देता है ऑन द बिहाफ ऑफ द C1 यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के बेस पर। तो ये जो गारंटी है वो यहां पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड दैट सच। अब जो यहां पर गारंटी होती है दैट इज सेड टू बी परफॉर्मेंस गारंटी, उसे परफॉर्मेंस गारंटी कहा जाता है। एंड जो गारंटी का है, बैंक गारंटी है, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इट इज द डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी जो होती है वो यहां पर रहती है शामिल इन द केस ऑफ द कैपिटल गुड्स। जब यहां पर कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है तो उसके केस में डेफर्ड पेमेंट गारंटी रहती है, DPG जिसको कहते हैं। DPG का अप्रेजल जो होता है वो सिर्फ बिल्कुल और बिल्कुल टर्म लोन की तरह क्रेडिट अप्रेजल इसका होता है। एंड फर्दर जो DPG है बेसिकली इट इज सेड टू बी डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड का पेमेंट मतलब होता है कि अभी के लिए पेमेंट नहीं करूंगा, मैं बाद में पेमेंट करूंगा। तो यहां पर जब कैपिटल गुड्स को मंगवाया जाता है, लेट अस टेक द केस कि A एंड B के बीच में यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ है जहां पर A ने यहां पर कैपिटल गुड्स मंगवानी है, यानी कि बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई, ऐसी जो गुड्स मंगवानी है जो काफी ज्यादा महंगी हैं, ठीक है, तो उसकी पेमेंट एकदम से नहीं की जाती है, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की जाती है। लेट अस टेक द केस कि 10 से 15% का जो अमाउंट था वो टोकन मनी के रूप में पे कर दिया गया, एंड जो बाकी अमाउंट है वो 6 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा, वो यहां पर 6 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। तो यहां पर बैंक जो कि गारंटी देता है कि इनकेस यहां पर ये इंस्टॉलमेंट ए के द्वारा पे नहीं की गई तो मैं पे करूंगा, दैट वुड बी व्हाट टाइप ऑफ गारंटी, दैट वुड बी द डेफर्ड पेमेंट गारंटी। क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है वो एक इंस्टॉलमेंट में पे नहीं किया जाना अमाउंट, दैट विल बी पेड इनटू मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। तो अमाउंट डेफर्ड है टू द मल्टीपल टर्म्स, ठीक है, यानी कि 6 महीने बाद, हर एक 6 महीने के बाद 6 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो 3.5 साल का लगभग टाइम पीरियड हो गया जो कि ये टाइम पीरियड चलेगा, एंड जिसके बीच में यहां पर बैंक को ये इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, किसको, टू द पर्सन बी। तो यहां पर जो गारंटर है, जो बैंक है, वो यहां पर इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा टू the beneficiary over here, and then it will be recovering it from the A over here. That type of guarantee is said to be what type of guarantee? It is said to be deferred payment guarantee. अब देखिए फाइनेंशियल गारंटी एंड डेफर्ड पेमेंट गारंटी में डिफरेंस यही है कि फाइनेंशियल गारंटी में यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेमेंट से रिलेटेड था, जबकि डेफर्ड पेमेंट गारंटी में यहां पर मल्टीपल पेमेंट से रिलेटेड है। डेफर्ड पेमेंट गारंटी में यहां पर मल्टीपल पेमेंट्स से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की बात करते हैं जो कि डिफरेंट टेरिटरीज में बैठे हैं, यानी कि बायर जो है वो इंपोर्टर है एंड सेलर जो है वो एक्सपोर्टर है। अब ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो होते हैं ये अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं, एंड फर्दर वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कानून है वो भी अलग अलग है, एंड फर्दर एक दूसरे को जानते नहीं है। तो यहां पर एक दूसरे की रेपुटेशन के बारे में नहीं पता है, एंड एक दूसरे के ऊपर ये भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो गारंटी होती है वो एक ही पर्सन की साइड से देखी जाती है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट में दोनों ही साइड्स का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहां पर बायर को इस चीज की यहां पर दिक्कत रहती है कि इनकेस अगर मैं पैसे दे देता हूं कि अगर मुझे सही क्वालिटी का सामान नहीं मिलता है, मुझे यहां पर टाइम पर अगर सामान नहीं मिलता है तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से सेलर के मन में भी ये चीज रहती है कि अगर कहीं पर मैं शिपमेंट कर देता हूं, ये ना हो कि मुझे पेमेंट ना मिले। तो इसके लिए यहां पर इनके बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसको हम मेन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर जो बायर है यानी कि जो एप्लीकेंट है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है। तो यहां पर ध्यान में रख लीजिए कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन दी जाती है वो बायर यानी कि इंपोर्टर यानी कि एप्लीकेंट के द्वारा दी जाती है, एंड जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो किस पर्सन के नाम में ओपन होगी, दैट विल बी ओपन इन द नेम ऑफ द सेलर यानी कि एक्सपोर्टर यानी कि बेनिफिशियरी के नाम में ओपन होगी। तो बायर को हम क्या कहते हैं, बायर इज सेड टू बी एप्लीकेंट, बायर को एप्लीकेंट कहा जाता है, एंड फर्दर सेलर को क्या कहा जाता है, सेलर इज सेड टू बी बेनिफिशियरी, सेलर को बेनिफिशियरी कहा जाता है। ओके, तो यहां पर बायर विजिट करेगा अपने बैंक के पास इंडिया में, तो हम ये कंसीडर कर रहे थे कि जो बायर है वो मान लीजिए इंडिया में बैठा है, एंड फर्दर जो सेलर है वो यहां पर यूएसए में है, जो सेलर है वो यहां पर यूएसए में है,
एंड फर्दर बायर अपने बैंक के पास गया यहां पर इंडिया में, लेट अस नेम इट एबीसी बैंक ओवर हियर, जिसके पास ये गया है एंड लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यहां पर एबीसी बैंक जो है वो बायर की यानी कि एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर देता है। तो यहां पर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है यहां पर लिख दी जाएंगी एबीसी बैंक के द्वारा। एंड फर्दर यहां पर एबीसी बैंक जो है वो अंडरटेकिंग लेता है। किस चीज की अंडरटेकिंग लेता है कि अगर बेनिफिशियरी जो है वो यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करता है यानी कि कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन करता है, तो उसके केस में यहां पर मैं उस चीज को अंडरटेक करता हूं कि मैं पेमेंट करूंगा। तो इस चीज की अंडरटेकिंग यहां पर एबीसी बैंक के द्वारा दी जाती है। अब ये एबीसी बैंक जो है, जो बैंक जो होगा वो अपने काउंटर पार्ट के थ्रू, जो कि यूएसए में बैठा है, तो यहां पर यूएसए में इसका काउंटर पार्ट बैठा है जहां पर एबीसी बैंक का, इशूइंग बैंक का नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन्ड है। तो यहां पर हम बैंक ले लेते हैं विच इज सेड टू बी पीक्यूआर बैंक ओवर हियर, जहां पर एबीसी बैंक का जो नोस्ट्रो अकाउंट है वो यहां पर मेंटेन्ड है। तो एबीसी बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया था, तो इसको हम ओपनिंग बैंक भी कह देते हैं या फिर इसको इशूइंग बैंक भी कह देते हैं क्योंकि इसने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया है। एंड फर्दर अब यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को हमने मेनली एबीसी बैंक ने एडवाइज करना है टू द बेनिफिशियरी, यानी कि एक्सपोर्टर को ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो यहां पर एडवाइज की जानी है। तो एबीसी बैंक यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को अपने काउंटर पार्टी बैंक के थ्रू यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू एडवाइज करवाएगा। तो यहां पर ये लेटर ऑफ क्रेडिट ये भेज देगा टू द बैंक पीक्यूआर ओवर हियर इन द यूएसए। अब यहां पर पीक्यूआर बैंक की जिम्मेदारी रहेगी कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो रिसीव हुई है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर एक लेटर की फॉर्म में रिसीव नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिसीव होती है। जैसे कि यहां पर स्विफ्ट मैसेजेस होते हैं, स्विफ्ट मैसेजेस बेसिकली वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मैसेजेस यानी कि फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। उसी फॉर्म में यहां पर स्विफ्ट मैसेज की फॉर्म में जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो पीक्यूआर बैंक के पास यहां पर यूएसए में रिसीव हो गई है, जो कि बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है इशूइंग बैंक का यानी कि ओपनिंग बैंक का। अब पीक्यूआर बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा एंड फर्दर इस लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर एडवाइज कर देगा टू द सेलर यानी कि टू द बेनिफिशियरी। इस लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर एडवाइज कर दिया जाएगा। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट इस यहां पर बेनिफिशियरी के पास आ चुकी है। अब ये एक्सपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको देखेगा कि क्या ये लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे सेल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हैं या फिर नहीं है। अगर सब कुछ सही रहता है तो यहां पर बेनिफिशियरी जो है वो यहां पर शिपमेंट कर देगा, अब जो नेक्स्ट काम काज है दैट इज रिलेटेड टू कि यहां पर बेनिफिशियरी ने क्योंकि शिपमेंट कर दी है तो इसके पास यहां पर नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि बिल ऑफ लीडिंग हो गया। तो लेट अस टेक द केस कि यहां पर बिल ऑफ लीडिंग वाला अब इसके पास है एंड फर्दर इसके पास इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होंगे, इसके पास इनवॉइस होगी जो इसने जनरेट की है बायर के नाम पर एंड फर्दर इसके पास और भी जो डॉक्यूमेंट है वो यहां पर इसने नेगोशिएट करने हैं। अब यहां पर पिक्चर में आता है एक तीसरा बैंक विच वी नेम इट XYZ बैंक ओवर हियर। तो XYZ बैंक जो है हम इसे क्या कहेंगे, वी विल बी नेमिंग इट नॉमिनेटेड बैंक। हम इसे कहेंगे नॉमिनेटेड बैंक या फिर इसको कहा जाता है नेगोशिएटिंग बैंक। अब नेगोशिएटिंग बैंक जो है इसका कामकाज क्या होता है, इसका काम होता है कि इसने लेटर ऑफ क्रेडिट को नेगोशिएट करना है। तो नेगोशिएशन जो है वो दो तरह से हो सकती है, एक तो होती है साइट और एक होती है यूसेंस। साइट का मतलब है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लेगा ये साथ के साथ नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट कर देगा टू द बेनिफिशियरी एंड यूसेंस के केस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया जाएगा एंड यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंजेस ड्रॉ कर दिए जाएंगे दोनों ही केसेस में। इज दैट क्लियर? तो बेनिफिशियरी अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहां पर XYZ को दे देगा। हम सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइट LC की बात करें क्योंकि मेरा जो मुद्दा है वो इस चीज का है कि मैंने आपको यहां पर प्रोसेस को समझाना है, ठीक है। तो यहां पर बेनिफिशियरी जो है वो यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को यहां पर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट कर लेगा विद द XYZ बैंक। हम यहां पर केस ले रहे हैं साइट LC का, जहां पर जैसे ही डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए XYZ के पास, XYZ को एक रीजनेबल टाइम पीरियड 5 बैंकिंग डेज का दिया जाएगा कि ये यहां पर डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर ले, क्योंकि XYZ यानी कि नॉमिनेटेड बैंक यानी कि जो नेगोशिएटिंग बैंक है इसको अच्छे से जांच परख कर लेनी है डॉक्यूमेंट्स की कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं एंड बिल ऑफ लीडिंग जो है, जो डॉक्यूमेंट की जो यहां पर गुड्स की शिपमेंट है वो बिल्कुल सही की गई है, इन टाइम की गई है, ताकि उसने फर्दर आगे क्लेम रेज करना है ओपनिंग बैंक के ऊपर।
तो यहां पर बेनिफिशियरी ने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर दिया टुवर्ड्स XYZ बैंक एंड XYZ बैंक अब इसे कंपनसेट कर देगा। एक बार डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करने के बाद XYZ बैंक यहां पर कंपनसेट कर देगा एंड फर्दर XYZ बैंक थ्रू द कॉरेस्पोंडेंट बैंक ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट थी, जो डॉक्यूमेंट्स है, इनको फर्दर भेज देगा टू द ओपनिंग बैंक ओवर हियर। तो ओपनिंग बैंक यहां पर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट किए गए हैं बाय द नेगोशिएटिंग बैंक क्या वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। अगर उनमें कोई दिक्कत होगी तो यहां पर ओपनिंग बैंक जो है वो नेगोशिएटिंग बैंक के साथ कंसल्ट करेगा। अदरवाइज यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है ओपनिंग बैंक जो है वो एप्लीकेंट के यहां पर दिखाएगा, एप्लीकेंट को यहां पर दिखाएगा एंड फर्दर एप्लीकेंट यहां पर पेमेंट कर देगा एबीसी बैंक को एंड एबीसी बैंक यहां पर अपने कॉरेस्पोंडेंट बैंक के थ्रू यानी कि पीक्यूआर बैंक के थ्रू जहां पर उसका नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन्ड है उसके थ्रू यहां पर नॉमिनेटेड बैंक को पेमेंट कर देगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है रिलेटेड टू द लेटर ऑफ क्रेडिट। ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है रिलेटेड टू द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए कि आपको ये प्रोसेस जो है वो यहां पर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो काइंडली प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए कि आपको ये प्रोसेस यहां पर क्लियर हो गया है या फिर क्लियर नहीं हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, बायर एंड सेलर के बीच में यानी कि इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड फर्दर अब यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। तो यहां पर बायर गया है, यहां पर किसके पास, एप्लीकेंट गया है बैंक के पास एंड बैंक के पास जाकर के कहता है कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कराना है। ओपनिंग बैंक यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर देगा इन द नेम ऑफ द बेनिफिशियरी। अब इस लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर एडवाइज किया जाना है एंड फर्दर एडवाइज डायरेक्टली तो नहीं करेगा। तो यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है दैट विल बी एडवाइज्ड बाय वे ऑफ द बाय थ्रू द कॉरेस्पोंडेंट बैंक। तो कॉरेस्पोंडेंट बैंक के थ्रू यहां पर एडवाइस किया जाएगा। अब यहां पर कॉरेस्पोंडेंट बैंक पीक्यूआर बैंक है जो कि एडवाइस करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट को। ऑथेंटिसिटी को चेक करने के बाद जो बेनिफिशियरी है उसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ गई है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करने के बाद अगर उसको सब कुछ सही लगता है तो वो यहां पर शिपमेंट करवा देगा। उसके पास यहां पर बिल ऑफ लीडिंग या फिर जिस भी उसने मेथड के थ्रू शिपमेंट करवाई है उसके नेगोशिएटिंग डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ जाएंगे। अब इन डॉक्यूमेंट्स को उसने नेगोशिएट करना है विद द नॉमिनेटेड बैंक या फिर नेगोशिएटिंग बैंक के साथ। नेगोशिएटिंग बैंक को वो डॉक्यूमेंट्स देगा एंड उनको नेगोशिएट कर लेगा। नेगोशिएटिंग बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को फर्दर पीक्यूआर बैंक को दे देगा। पीक्यूआर बैंक यानी कि एडवाइजिंग बैंक जो है वो फिर से इन डॉक्यूमेंट्स को ओपनिंग बैंक के पास भेज देगा। ओपनिंग बैंक फिर से इन डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेगा, इनको जांचेगा, परखेगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि ठीक है जो भी यहां पर शिपमेंट की गई बिल्कुल सही की गई है ना। तो यहां पर जांच परख करने के बाद यहां पर फिर से डॉक्यूमेंट्स किसके पास आ जाएंगे, ओपनिंग बैंक के पास आ गए हैं एंड ओपनिंग बैंक यहां पर इनको कंसल्ट कर लेगा विद द एप्लीकेंट एंड फॉर द पेमेंट यहां पर ओपनिंग बैंक के पास आ जाएगी एंड ओपनिंग बैंक यहां पर जो नॉमिनेटेड बैंक था उसको क्या कर देगा, यहां पर रीइंबर्स कर देगा। Okay, so that is related to the letter of credit. Next, it is related to the next. It is basically a question that will be covering over here. That will be covering over here. So, value of raw material consumption projected is given to be 3,000 lakhs. तो रॉ मटेरियल की जो कंजम्पशन प्रोजेक्टेड है दैट इज 3 करोड़ रुपीज, दैट इज बेसिकली 3,000 लाख रुपीज, दैट इज 30 करोड़ रुपीज। And further, the value of a raw material to be bought on credit is 2,400 lakh. The value of a raw material to be bought on credit is rupees 2,400 lakh. And time for advising letter of credit is 10 days. The shipment time is given to be 20 days. Shipment time is given to be 20 days. Credit period agreed upon between the seller and the customer is 30 days. So what will be the लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट रिक्वायर्ड? तो लेटर ऑफ क्रेडिट की क्या लिमिट रिक्वायर्ड रहेगी उसके बारे में हमें यहां पर आंसर कर देना है। तो यहां पर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल की जो कंजम्पशन प्रोजेक्टेड है दैट इज गिवन टू बी 3,000 लाख, 3 लाख रुपए की यहां पर हमें 3,000 लाख रुपीस की हमें यहां पर कंजम्पशन बताई गई है। लेकिन जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट है वो कितना बताया गया, दैट इज गिवन टू बी 2,400 लाख ओनली। तो यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट तो किससे, क्रेडिट से रिलेटेड है, तो जो लोन लेना है वो तो 2,400 लाख से रिलेटेड रहेगा। अब यहां पर एडवाइजिंग लेटर ऑफ क्रेडिट में कितना टाइम लगता है, यहां पर 10 दिन का टाइम लगता है लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज करने में। फर्दर यहां पर जैसे कि यहां पर ओपनिंग बैंक एडवाइस करेगा उसमें 10 दिन लग जाएंगे एंड फर्दर 20 डेज का टाइम लग रहा है शिपमेंट में। एंड उसके बाद क्या कहा गया कि क्रेडिट पीरियड यहां पर यानी कि यूसेज पीरियड यानी कि क्रेडिट पीरियड जो दिया गया है वो 30 दिन का दिया गया है। तो टोटल टाइम पीरियड जिसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन रहेगी दैट विल बी फॉर 60 डेज।
तो 60 दिन के लिए यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो यहाँ पर ओपन रहेगी। यानी कि अगर सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिलेटेड टू सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज जो ईयर्स में लिए जाते हैं दोज आर कंसीडर्ड टू बी 360 डेज। तो यानी कि एक साल में कितनी लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हो सकती हैं? अगर एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है यहाँ पर 60 दिन ओपन रहेगी तो एक साल में कितनी लेटर ऑफ क्रेडिट्स ओपन हो सकती हैं? दैट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 6 लेटर ऑफ क्रेडिट्स यहाँ पर ओपन हो सकती हैं। 6 लेटर ऑफ क्रेडिट्स यहां पर ओपन हो सकती हैं। तो यहां पर टोटल क्रेडिट कितना रिक्वायर्ड है? 2400 लाख का रिक्वायर्ड है। तो 2400 लाख डिवाइडेड बाय 6 दैट विल बी इक्वल टू 400 लाख, यानी कि 4 करोड़ रुपए की, यानी कि 4 करोड़ रुपए की एलसी यहां पर कम से कम बनाई जाएगी। 4 करोड़ रुपए की एलसी जो है वो यहां पर बनाई जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द टर्म लोन। नेक्स्ट यहां पर हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द टर्म लोन। टर्म लोन बेसिकली क्या होता है? जहां पर आपने मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करना है तो वहां पर आप टर्म लोन लेते हैं, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। दिस रेंजेस फ्रॉम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। जहां पर बेसिकली आपने कोई फिक्स्ड एसेट लेना था, कोई मशीनरी लेनी थी, उसके लिए आपको टर्म लोन दे दिया गया। जैसे कि बैंक पर्सन ए ने यहाँ पर XYZ बैंक से यहाँ पर एक टर्म लोन लिया, तो XYZ बैंक ने मान लीजिए एक टर्म लोन दे दिया जो कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दिया जाएगा। इट विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर यूजुअली ये जनरली वन टाइम डिसबर्समेंट की जाती है एंड फर्दर इट इज पेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज पेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज सेड टू बी व्हाट, उसे हम टर्म लोन कहते हैं। देन इट इज अ केस ऑफ द सीसी लिमिट और द वर्किंग कैपिटल लोन, और द वर्किंग कैपिटल लोन। अब देखिए टर्म लोन तो होता है, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द बिजनेस XYZ ओवर हियर। तो XYZ बिजनेस के पास यहाँ पर एक तो इसको मशीनरी चाहिए, मान लीजिए इसने यहाँ पर बनाना है, कपड़ा बनाने का इसका काम है, इसका हौजरी का काम है, इसको मशीनरी चाहिए एक तो, ठीक है। अब मशीनरी के साथ साथ इसको यहाँ पर और भी खर्चे करने होते हैं। मशीनरी के लिए तो इसको कौन सा लोन मिल जाएगा? मशीनरी के लिए इसको यहाँ पर मिल जाएगा टर्म लोन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके और भी तो खर्चे रहते हैं ना डे बाय डे के। जैसे मान लीजिए इसने यहाँ पर बिल्डिंग का रेंट पे करना है, इसने यहाँ पर वेजेस पे करनी है, यानी कि जो भी पर्सन मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी वेजेस पे करनी है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। इसके अलावा और भी बहुत से खर्चे होंगे, इसके अलावा और भी बहुत से खर्चे होंगे जो यहां पर डे टू डे यहां पर बिजनेस को चलाए रखने के लिए करने पड़ते हैं, जो डे टू डे यहां पर बिजनेस को चलाए रखने के लिए करने पड़ते हैं। दोज ऑल एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर द वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि हमें यहां पर फंड्स की जरूरत पड़ती है डे टू डे ऑपरेशंस को चलाए रखने के लिए। दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज सेड टू बी वर्किंग कैपिटल। जो मुझे काम करने के लिए पैसा चाहिए, दैट इज माय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो यहां पर चाहे इन्वेंट्री है, चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे उनके ऊपर जो खर्चे आ रहे हैं, वो सभी यहां पर वर्किंग कैपिटल के बीच में शामिल रहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर चाहे मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है, चाहे मुझे वेजेस देनी है एम्प्लॉयज की, चाहे मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां पर करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करने हैं, चाहे वो स्टेशनरी का खर्चा है, चाहे वो सेल्स का खर्चा है, वो सभी किससे रिलेटेड है? वो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड रहते हैं। एंड फर्दर अब मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एंड फर्दर किस इंडस्ट्री को कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कवर्ड बाय द वे ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? इस पिक्चर को साइड में जो यहां पर राइट साइड पर आपको दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर जूम कर देता हूं। लेट अस हैव अ लुक इट ओवर हियर। तो इसको ध्यान से यहां पर देखिएगा। देखिए मेरे पास पहले कैश अवेलेबल है, मेरे पास पहले कैश अवेलेबल है। मैंने यहां से रॉ मटेरियल परचेज किया, गुड्स एंड रॉ मटेरियल को परचेज किया। आई मीन रॉ मटेरियल को यहां पर प्रोसेस करवाऊंगा, यानी कि मुझे यहां पर बिजली का बिल, रेंटल खर्चा, ये वो सब कुछ यहां पर पे करना पड़ता रहेगा। एंड फर्दर यहां पर मैं उन चीजों को प्रोसेस करते हुए एंड फर्दर उनको कन्वर्ट कर रहा हूं फिनिश्ड गुड्स में, मैं उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। एंड फर्दर जब एक बार गुड्स यहां पर कन्वर्ट हो जाएंगी, फिनिश्ड गुड्स बन गई हैं, तो फिर मैं उनको सेल के लिए आगे भेजूंगा, सेल के लिए आगे भेजूंगा एंड उनको सेल कर दूंगा। मान लीजिए मैंने अपने गुड्स को बेच भी दिया, तो यहां पर सेल जो है वो दो तरह से हो सकती है। जो सेल है वो दो तरह से सकती है, या तो वो कैश सेल होगी, यानी कि साथ के साथ मुझे पैसा मिल जाएगा, यानी कि यहां पर से मैं डायरेक्टली फिर से यहां पर पहुंच जाऊंगा। या फिर वो क्रेडिट सेल होगी, यानी कि उधार के ऊपर सामान दिया, बिजनेस में उधार के ऊपर सामान देना ही पड़ता है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल की अगर मैंने, तो यहां पर मुझे कलेक्शन में कुछ टाइम लगेगा, यानी कि कुछ एक टाइम के बाद मुझे पैसा मिलेगा। यानी कि जब तक मैंने पैसा निकाल करके, मैं पैसा जनरेट करके दोबारा से पैसा नहीं बना लेता, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी व्हाट, उसको हम कहते हैं यहां पर ऑपरेटिंग पीरियड कहते हैं। दैट इज सेड टू बी व्हाट, उसको ही हम यहां पर ऑपरेटिंग पीरियड कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? ओके
ऑपरेटिंग साइकिल या ऑपरेटिंग पीरियड, उसी को हम कहते हैं। देन इट इज रिलेटेड टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट क्या होता है? नाउ व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? तो कुछ ना कुछ मुझे एक टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि टोटल फंड्स जो मुझे रिक्वायर्ड हैं फॉर द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन इसमें से ना जो बोरोर का मार्जिन है एंड फर्दर जो बैंक फाइनेंस है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। जो बोरोर का मार्जिन है एंड फर्दर जो बैंक फाइनेंस है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करता हूं कि मेरे पास जो भी मेरे पास टोटल वर्किंग कैपिटल, बेसिकली जब मैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करता हूं तो ये किस कंसेप्ट से बनती है? यानी कि जो मेरे टोटल करंट एसेट्स हैं दोज बेसिकली फॉर्म व्हाट? दोज बेसिकली फॉर्म द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कौन सी चीज को? एक तो बोरोर के मार्जिन को एंड फर्दर बोरोर के मार्जिन को एंड साथ के साथ जो बैंक फाइनेंस है। जैसे मान लीजिए मैंने सीसी लिमिट ले रखी है, बैंक फाइनेंस यानी कि वो टर्म लोन की बात नहीं कर रहे हैं या और कोई फाइनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो मैंने यहां पर अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए बैंक फाइनेंस ले रखा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सीसी लिमिट को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं एंड साथ के साथ जो बोरोर का मार्जिन है। व्हाट इज बोरोर मार्जिन? अब यहां पर ना आपको एक स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। जैसे बैंक, यहां पर अगर मैं बैलेंस शीट को देखूं तो एक साइड पर मेरे पास लायबिलिटी है, एक साइड पर मेरे पास एसेट्स हैं। एसेट्स आर बेसिकली व्हाट? एसेट्स आर द यूजेस, जहां पर मैं पैसे को यूज करता हूं एंड लायबिलिटीज जो है वो सोर्सेज हैं जहां पर से मेरे पास पैसा आता है, जहां पर से मेरे पास पैसा आता है। लायबिलिटी में अगर हम देखते हैं तो मेरे पास सबसे ऊपर रहता है कैपिटल, मेरे पास रहते हैं रिजर्व्स, मेरे पास रहते हैं सरप्लस एंड फर्दर मेरे पास जो भी मेरी लायबिलिटीज हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो मैंने डेप्ट बॉन्ड्स और इशू कर रखे हैं या फिर मैंने बैंक से लोन ले रखा है, वो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो जाएंगी। इसी तरह से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं जो मैंने पैसे पे करने हैं या फिर मैंने वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लिया हुआ बैंक से, वो सभी मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर जो ये वाले एलिमेंट्स है ना, बेसिकली कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गया, सरप्लस हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग टर्म के एसेट्स बनाने के लिए। इनका इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग टर्म के एसेट्स के लिए बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई सरप्लस बच जाता है इसमें, अगर मेरे पास कोई सरप्लस बच जाता है इसमें, तो उसका इस्तेमाल मैं यहां पर अपनी वर्किंग कैपिटल में भी कर सकता हूं। डेट इज सेड टू बी व्हाट? उसे हम कहते हैं बोरोर मार्जिन। उसी को हम क्या कहते हैं? बोरोर मार्जिन कहते हैं। एंड फर्दर जब हम यहां पर टोटल करंट एसेट्स में से जो बैंक फाइनेंस है एंड फर्दर बोरोर मार्जिन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डेट इज बेसिकली सेड टू बी व्हाट? डेट इज बेसिकली ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वो हमारे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बन जाती है। इज दैट क्लियर? ये टर्म यहां पर क्लियर हो गई है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि टोटल मेरे पास जो करंट एसेट्स है वो हो गए एंड माइनस अगर मैं यहां पर बैंक फाइनेंस माइनस कर दूं एंड फर्दर जो बोरो का मार्जिन फाइनेंस कर माइनस कर देता हूं, दैट विल बेसिकली फॉर्म व्हाट? दैट विल बी फॉर्मिंग द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एंड उसके बाद कंसेप्ट आता है नेट वर्किंग कैपिटल का। नेट वर्किंग कैपिटल बहुत ही आसान है, यानी कि जो मेरे करंट एसेट्स एक्सीड कर रहे हैं ओवर द करंट लायबिलिटीज, दैट इज सेड टू बी योर वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। इसको हम NWC या फिर सिंपली वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। यानी कि एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज इज सेड टू बी व्हाट? इट इज सेड टू बी नेट वर्किंग कैपिटल, जिसको फाइनेंस करने की जरूरत पड़ेगी, जिसको फाइनेंस करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो डिफरेंस है, अब यहां पर ये जो डिफरेंस है अल्टीमेटली या तो ये बैंक फाइनेंस के थ्रू पूरा होगा, अगर मैं इसको कंसीडर ना करूं भी बैंक फाइनेंस मैंने नहीं लिया, या तो ये पोर्शन जो है वो बैंक फाइनेंस के थ्रू यहां पर पूरा होगा या फिर वो पूरा होगा बाय वे ऑफ द बोरोर मार्जिन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास करंट एसेट्स हैं 500 के एंड फर्दर मेरे पास करंट लायबिलिटीज हैं 150 की या 250 की करंट लायबिलिटीज हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल आ गई मेरे पास 250 की, नेट वर्किंग कैपिटल आ गई 250 की। एंड मान लो मेरे पास जो सरप्लस था यानी कि बोरोर मार्जिन था, दैट वाज 50 ओवर हियर, तो यहां पर बैंक कितना फाइनेंस देगा मुझे? बैंक 200 रुपीज का यहां पर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मुझे दे सकता है। अब यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम यहां पर कमेटीज बनाई हैं जो कि यहां पर जिन्होंने यहां पर मेथोडोलॉजी दी है कि किस तरह से आप यहां पर वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, कि किस तरह से आप यहां पर वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर ये जो डिफरेंट कमेटीज अपॉइंट की गई हैं उसमें सबसे पहली कमेटी आती है टंडन कमेटी, जिसने 3 मेथड दिए थे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 एंड इसमें से 2 मेथड आरबीआई के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस को फाइंड आउट करने के लिए, मेथड 1 एंड मेथड 2 एंड इसी तरह से नायक कमेटी का मेथड है। तो उन सभी मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे, बट ड्यू टू टुडे सम हेल्थ कंस्ट्रेंट आई विल बी नॉट एबल टू कंटिन्यू द लेक्चर। थैंक यू सो much and see you again in the next video tomorrow.